नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का एक बार फिर से बेहद जोरदार तरीके से स्वागत है। आइए इसे जोरदार तरीके से यूपी पीसीएस प्री 2022 फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर 4 का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एकदम मोटिवेशन को बनाए रखना है, बहुत जोरदार तरीके से पढ़ाई देखिए करनी है। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। वहां पर हमारे द्वारा पिक्चर्स और जो लिस्टिंग है वो शेयर की जाती है, जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्विज के लिए भी एक डेडिकेटेड चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वहां पर आप लगातार क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे द्वारा लगातार प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको देखिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर वीडियो आपको सुनने के बाद अच्छा लगता है तो उसको लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है ताकि जो अगली वीडियो मेरे द्वारा लाई जाए उसमें मैं आपकी फीडबैक से मोटिवेट होकर और भी ज्यादा अच्छा काम करूं। एक लास्ट सूचना है आपके लिए, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करते हैं तो उनसे आप जुड़ सकते हैं। उनकी जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं अपना टेस्ट। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो देखिए, नागोबा जात्रा उत्सव इससे संबंधित है। तो नागोबा जात्रा उत्सव से संबंधित दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि उसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, नागोबा जात्रा त्योहार तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में मनाया जाने वाला एक हिंदू आदिवासी त्योहार है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये गोंड जनजाति के मेसाराम कबीले के द्वारा 15 दिनों तक मनाया जाता है। देखिए कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। जैसे पहला कह रहा है तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में मनाया जाने वाला हिंदू आदिवासी त्योहार है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, गोंड जनजाति का मैसाराम कबीला जो है वो तो उसको सेलिब्रेट करता है लेकिन 15 दिन नहीं, ये केवल 10 डेज तक सेलिब्रेट जो है किया जाता है। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। अब सही पूछा गया है तो केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस बार देखिए कुछ 4 नेशनल पार्क आपको दिए हैं, आपको इसमें से सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान का जो है चयन करना है। ध्यान रखिएगा, मैं मोस्ट नॉर्थ नेशनल पार्क इन इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्ट नॉर्दर्न नेशनल पार्क इन 4 में से जो सबसे उत्तरी होगा उसकी बात कर रही हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था जो इस तरह के प्रश्न होते हैं वो मैपिंग के द्वारा ही देखिए सॉल्व होते हैं। तो आइए इस प्रश्न को भी जो है हम मैप के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनको एक एक करके मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे एक लोकेशन हमारी दी गई थी सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो ये देखिए यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में है। दूसरा देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए सरिस्का आपको दिखाई दे रहा है और साफ पता चला ये कहाँ पे, राजस्थान में है। तीसरा था आपका केवला देवगाना नेशनल पार्क, तो ये केवला देवगाना नेशनल पार्क है, ये भी राजस्थान में है। और लास्ट ऑप्शन हमारा था रणथंबोर नेशनल पार्क, लोकेट कीजिए कहाँ पे है, जी हाँ रणथंबोर नेशनल पार्क बिल्कुल यहीं पर है और ये भी राजस्थान में। अब आप मुझे बताइए क्या बहुत आसानी से आप अगर इनको नॉर्थ टू साउथ लगाएंगे तो क्या हमें नहीं पता चल रहा है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में वो सबसे नॉर्थ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न पर चलते हैं, उत्तर निकालते हैं। चारों की सीक्वेंसिंग हमने देख ली, तो यहाँ से हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि आपको शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं, ठीक है, क्लासिकल डांसेस आपको दिए गए हैं और इनको आपने क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन से दिए गए हैं, सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और दूसरा कौन सा है आपका, अच्छा 3 ही दिए गए हैं, ठीक है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी स्टेट में है और फिर वो स्टेट कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। जैसे देखिए जो सत्रिया है ये कहाँ का फेमस क्लासिकल डांस है, तो हम सबको पता है ये असम से बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो ये देखिए आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है। और भरतनाट्यम तो आसान है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। अब आप मुझे बताइए क्या बहुत आसानी से आप इसको नॉर्थ टू साउथ जो है लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखिए मैप के द्वारा इस चीज को देखते हैं।
गया है, जो आपको दिखा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला डांस कथक है, यहाँ पर असम से बिलोंग करने वाला सत्रिय है, इसके बाद मणिपुर से जो बिलोंग करता है वो मणिपुरी है, मैं सिर्फ क्लासिकल डांस की बात कर रही हूँ। उसके बाद उड़ीसा से बिलोंग करने वाला ओडिसी है, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करने वाला कुचिपुड़ी है। केरला से बिलोंग करने वाले दो है, मोहिनी अट्टम है और कथकली है। और तमिलनाडु से बिलोंग करने वाला कौन सा, भरतनाट्यम है। अब हमारे जो तीन ऑप्शन थे कौन कौन से, सत्रिया, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इनमें से सबसे नॉर्थ, तो अगर साउथ आप लगाएंगे तो पहले कौन सा आएगा, सत्रिया आएगा असम वाला, फिर कौन सा आएगा आपका आंध्र प्रदेश वाला कुचिपुड़ी आएगा, और फिर आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु आएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। आइए अब अपने उत्तर को सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस में लगाया तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, सी हमारा आंसर जो है आ जाएगा, यानी कि 1 2 3। ओके, आइए चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह मैपिंग की सहायता से अगर आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ाई बहुत आसान और मजेदार हो जाएगी। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या है, हाथी अभ्यारण्यों यानी कि एलिफेंट रिजर्व के बारे में पूछा गया है। इस बार आपको देखिए पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो है लगाना है। कौन कौन से हैं, बादल खोल तिमोर पिंगला हाथी रिजर्व है, फिर देखिए सॉरी हाथी अभ्यारण्य है, सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य है, और मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य है। तीनों को आपने क्या करना है, तीनों को आपने वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। आइए इनको भी हम थोड़ा सा मैप के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर मयूरभंज यानी कि जो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद ये तो आपका ईस्ट में, अब वेस्ट की तरफ थोड़ा सा चलिए तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका आ जाएगा मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज। अच्छा वो मैंने आपको मयूर झरना बताया है, तो मयूरभंज कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका पड़ जाएगा यहाँ पर आपका ये वाला स्टेट। ठीक है, यानी कि कौन सा, उड़ीसा। उसके बाद देखिए कौन सा आपका आ जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला पूछा गया। छत्तीसगढ़ में कौन सा है आपका, तो बादल खोल जो तमोर पिंगला वाला दिया गया था, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और मयूर झरना मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा देखिए सिंहभूम देखिए कहाँ पर है, तो सिंहभूम अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका कहाँ पर, यहाँ पर झारखंड में पड़ रहा है। तो अब आपने जब ईस्ट टू वेस्ट लगाना है यानी कि आपने इधर से उधर चलना है, तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, तो अच्छा क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। तो सबसे वेस्ट में कौन सा है, ये वाला है, कौन सा, छत्तीसगढ़ वाला बादल खोल। फिर कौन सा है, झारखंड वाला है जो कि सिंहभूम है, और फिर कौन सा है, पश्चिम बंगाल वाला है जो कि मयूर झरना है। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन निकल जाएगा। आइए उस पर हम टिक कर लेते हैं। देखिए अब हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो कौन सा निकल कर आ जाएगा, डी निकल कर आएगा, क्योंकि कोई भी जो ऑप्शन है ठीक है वो सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए था आपका, तो आपको क्या लगाना है, वेस्ट टू ईस्ट, तो आपका पहला होना चाहिए था, फिर दूसरा होना चाहिए था, और फिर आपका तीसरा होना चाहिए था, है ना, 1 2 3 होना चाहिए था, लेकिन ये तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। पूछा गया है अगले प्रश्न में कि जो निम्नलिखित स्थल दिए गए हैं उनकी अधिसूचना वर्ष यानी कि जब उनको नोटिफाइड किया गया था उसके आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपको व्यवस्थित करना है। और उनको नोटिफाइड किसके रूप में किया गया था, यूनेस्को की सूची में जब उनको शामिल किया गया था। आइए एक एक करके पहले हम ईयर देख लेते हैं और ईयर से फिर हम उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा पाएंगे। धोलावीरा तो देखिए बिल्कुल नया ही है, 2021 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। जयपुर शहर जो है वो 2019 में, अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है ये 2017 में, और नालंदा जो बिहार है ये थोड़ा पुराना है 2016 में। अब अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। तो ये कहां पर दिया गया है, ये आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि जो आपका पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो कमजोर बैंक है उनके पुनर्गठन के लिए यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक, इसके लिए किस समिति का गठन किया गया है। आइए देखते हैं चारों समिति किस चीज से रिलेटेड है। बात करते हैं एस नाडकर्णी समिति, दरअसल ये सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक ट्रेडिंग थी उससे संबंधित थी। एसपी तलवार समिति, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो कमजोर बैंकों का रिस्ट्रक्चरिंग करना था उससे संबंधित थी, पुनर्गठन से, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। फिर रतन पी वाटर समिति भी देख लेते हैं। ये दरअसल डिजिटल भुगतान यानी कि जो आपका डिजिटल पेमेंट है, ठीक है, उसकी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दरअसल ये लाई गई थी कि कैसे दिया जाए। और जो आज जिलानी समिति है ये बैंकिंग निरीक्षण प्रणाली यानी कि जो आपकी बैंकिंग इंस्पेक्शन सिस्टम है उससे संबंधित थी। यहाँ पर क्योंकि हमारा बी ऑप्शन एसपी तलवार समिति बिल्कुल ठीक है, तो यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। बाकी 4 के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वी डोंट नो ना कि पेपर में कौन सी वाली समिति पूछ लेगा, तो हमें तो सारी पढ़नी चाहिए, तो हमने सबके उत्तर जान लिए।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था, और उस सत्र का जो अध्यक्ष था उसका भी नाम आपको बताना है। ठीक है, यानी कि कौन सा वो सत्र था जब ये बोल दिया गया कि भाई जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र गांधी जी ही जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये था, देखिए, कराची अधिवेशन जो कि हुआ था 1931 से। इससे पहले का बैकग्राउंड क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसके बाद देखिए गांधी और इरविन वार्ता हुई। ये गांधी इरविन जैसे ही वार्ता खत्म हुई तो बात हुई कि एक तो भाई आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर देंगे, दूसरा आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे पहले जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था जिसमें भगत सिंह और उनके जो एसोसिएट्स थे उनको गिरफ्तारी की गई थी, उनकी सजा की माफी गांधी जी नहीं करा पाए थे। ये सारा बैकग्राउंड जो चलेगा ये आपका 1931 कराची अधिवेशन के टाइम के अंतर्गत ही चलेगा। ठीक है, और इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी, कराची और वल्लभ भाई पटेल, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। ठीक है, पूछा गया है बनास नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए जो बनास है वो चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, ये दामोदर की नहीं, ये चंबल की सहायक नदी है। लोहित नदी, तो ये तो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। महानदी सहायक नदी है किसकी, ओंग नदी की, ये भी बिल्कुल ठीक है। और नर्मदा की सहायक नदी है हिरण नदी, ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो क्योंकि सही विकल्प पूछा गया है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हमारे जो है सही हो जाएंगे, और ये दिए गए हैं ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सा समाचार पत्र 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किया गया था। देखिए जो हमारी 1801 से लेकर, ठीक है, 1900 तक चलेगी तो वो हमारी 19वीं शताब्दी मानी जाएगी, और जो 1901 से लेकर जो है 20 तक चलेगी वो हमारी कौन सी है, 20वीं शताब्दी मानी जाएगी। और अभी क्योंकि क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो ये कौन सी शताब्दी माना जाएगा, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। अभी हम कौन सी शताब्दी में है ये आपने बताना है। खैर प्रश्न की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी में जो है पब्लिश्ड होने वाले समाचार पत्र के बारे में आपको बताना है। इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम देखते हुए चलेंगे। हिंदुस्तान दैनिक, इस ये जो पब्लिशिंग ईयर है इसका ये है 1936, और इससे कौन रिलेटेड थे, मदन मोहन मालवीय, तो ये तो 20वीं शताब्दी हो गया। चलिए फिर नवजीवन, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि आपका 1929 में प्रकाशित हो रहा था और महात्मा गांधी से संबंधित थे, ये भी 20वीं शताब्दी में हो गया। उसके बाद देखिए बहिष्कृत भारत, ठीक है, ये तो बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया है इससे संबंधित, तो ये 1927 में दरअसल पब्लिश हो रहा था, और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो इससे संबंधित थे। अब बात करते हैं केसरी की। देखिए केसरी जो पब्लिश हो रहा था ये था 1881 का टाइम, और किससे संबंधित है, तिलक से संबंधित है। तो 1881 मतलब 19वीं शताब्दी, मतलब कि यहाँ से हमारा जो है उत्तर निकल गया, तो सी जो है हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। इस बार आपको सही विकल्प का चयन जो है करना है। पहले आपको सामने कुछ विटामिन दिए गए हैं, तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, जी हाँ बोलते हैं, तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए विटामिन B7 फोलिक अम्ल होता है, गलत बात है, क्योंकि जो फोलिक अम्ल होता है वो होता है आपका विटामिन B9। उसके बाद विटामिन B1 रेटिनॉल होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि कौन सा होता है, विटामिन A होता है। फिर विटामिन B3 थायमिन होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 आपका थायमिन होता है। तो यहाँ से सही कौन सा है, केवल A सही है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। गलत विकल्प का आपको देखिए चयन करना है, इस बार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं जैना कांच किस किस को मिलाकर बनता है, तो जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट को मिलाकर, ये बिल्कुल बात सही है। क्राउन कांच तो पोटेशियम के ऑक्साइड और बेरियम के ऑक्साइड को मिलाकर, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी है, दरअसल यहाँ पर सिलिका नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो क्राउन कांच है उसमें पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड के अलावा सिलिका भी होता है। फिर पायरेक्स कांच की बात करें तो बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट के साथ मिलकर ये बनता है, ये भी ठीक है। तो गलत विकल्प हमारा कौन सा है, बी है, तो बी ही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश का एक जिला 3 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, उसका नाम आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा जिला कहलाता है। देखिए जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, यानी कि सबसे उत्तरी, ये कौन सा है, ये देखिए है सहारनपुर। पहले मैं आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में बता दूं, फिर हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो सबसे पश्चिमी जिला है ये कौन सा है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये देखिए आपका सोनभद्र, ठीक है, कौन सा जिला है, सोनभद्र है।
उसके बाद आप देखिए सहारनपुर जिले के साथ सीमा साझा करते हैं 3 राज्य जिनका नाम है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और यही आपसे पूछा गया है। और जो ये आपका उत्तर प्रदेश सहारनपुर है, ये कौन सा है? ये सबसे उत्तरी जिला है। तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? ए आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कौन करता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ सहारनपुर। और ये कौन सा जिला कहलाता है? ये सबसे उत्तरी जिला कहलाता है। तो ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिले में नहीं फैला हुआ है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से जो है 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जिलों में फैले हुए हैं, केवल एक ही ऐसा नहीं है, वही आपको बताना है। बात करते हैं रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ये देखिए बांदा प्लस जो आपका चित्रकूट है उसमें फैला हुआ है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की, तो ये आपका आगरा और प्लस जो आपका इटावा है उसमें फैला हुआ है। अगर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका देखिए मिर्जापुर वाला, और उसके बाद कौन सा? सोनभद्र, इसमें फैला हुआ है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये केवल है आपका ललितपुर में। कहां पर है? ये है आपका ललितपुर में। तो केवल ये एक में है, तो यही पूछा गया है, तो इसलिए बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। पूछा गया प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की गई थी, तो ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की गई थी। फिर देखिए सेवा समिति की स्थापना 1914 में की गई थी, 1914, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर बोला गया है कि सेवा समिति की स्थापना दोंडो केशव कर्वे ने जो है की है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि जो आपके हृदयनाथ कुंजरू थे, ठीक है, इनके द्वारा जो है सेवा समिति की स्थापना की गई थी। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। पूछा गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बाल गंगाधर तिलक पर केसरी में, कौन से न्यूज़पेपर में? केसरी में भड़काऊ लेखों के लिए 3 बार आरोप लगाए थे। आपको वो वाला ईयर बताना है जब उन पर आरोप नहीं लगाया गया था, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए भाई कौन से 3 में लगाया गया था। तो देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल गंगाधर तिलक पर केसरी में भड़काऊ लेख लिखने के लिए 1897 में, 1908 में और 1916 में 3 बार जो है आरोप लगाए गए थे। 1914 में नहीं लगाया गया था, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। पूछा गया है अंग्रेजी निम्नलिखित में से किन 2 देशों की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? आइए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं कह रही हूँ मैं, ऑस्ट्रिया कह रही हूँ। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जर्मन है। गेबॉन की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल वो है फ्रेंच। और लाइबेरिया और मलावी, इन दोनों की ही जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा? तीसरा और चौथा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। पूछा गया है कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो देखिए जो कालाहारी मरुस्थल है ये आपका कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तो चलिए इसका आंसर हो गया। बाकी जनजाति किस किस से रिलेटेड है? तो जो तुआरेग जनजाति है ये रिलेटेड है आपके सहारा रेगिस्तान से। किससे? सहारा से। गोभी मंगोल जनजाति, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये गोभी रेगिस्तान से रिलेटेड है। और बिंदुबू जनजाति ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है उससे दरअसल रिलेटेड है। तो इन तीनों को भी याद रखिएगा। प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है। 18वां प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कौन सी स्थिति सिरोको पवन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न नहीं होती? यानी कि सिरोको पवन से संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो आइए देखते हैं। अफ्रीका के उत्तरी तट पर धूल भरी शुष्क स्थितियां हो जाती है सिरोको पवन की वजह से, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो जाता है। भूमध्य सागर में तूफान आते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में ठंडा नम मौसम हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि जो ऐसा होता है ये होता है यूरोप के क्षेत्र में। यूरोप के क्षेत्र में ठंडा नम मौसम जो है हो जाता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट गलत है वही बतानी है। तो यहाँ से हमारा जो बी है ये जो है आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। पूछा है किसने एक अक्रिय गैस की, यानी कि इन इनर्ट गैस की जो है खोज इनमें से
किसने की थी? तो देखिए आपका जो इनर्ट गैस यानी कि हीलियम है, वो तो खोज की थी जूल्स जॉनसन ने। किसकी खोज की थी इन्होंने? हीलियम की। ये तो आपको आंसर पता चल गया, लेकिन बाकी लोगों ने किस किस की खोज की थी, आइए देख लेते हैं। जो सर फ्रेडरिक बेटिंग है, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। क्रिश्चियन शोनबीन, इन्होंने जो है ओजोन को खोजा था। और जो हर्ब्यूट सेशल बूथ है, इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की जो है खोज की थी। यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर जो है ए हो जाएगा, जूल्स जॉनसन। 20वें प्रश्न की बात करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लगाना है कब जो है किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आइए ईयर देख लेते हैं। जाति निर्धारणी सभा 1897, ठीक है। महिष्य समिति 1901, समाज समता संघ 1927। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना बहुत आसान है, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी देखिए 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 21वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन जो है करना है। पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो एल्निको होता है, यानी कि जो एल्निको है वो चुंबक बनाने में उपयोगी होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा है कि जर्मन सिल्वर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोगी है, ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। उसके बाद देखिए शोल्डर मेटल, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये भी ठीक है, क्योंकि सही स्टेटमेंट पूछा है तो उपरोक्त सभी यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए कौन कौन सा है हम देखते हैं। कैल्सीफेरॉल यानी कि आपका कौन सा है, विटामिन डी है। तो क्या ये जल में घुलनशील है? जी नहीं, ये वसा में घुलनशील है। उसके बाद टोकोफेरोल, ये कौन सा है? ये विटामिन ई है, ये भी देखिए वसा में घुलनशील है। और उसके बाद फाइटोनेडियोन, ये है आपका विटामिन के, और ये भी जो है वसा में घुलनशील है। तो दरअसल यहाँ पर कोई भी विटामिन ऐसा नहीं है जो जल में घुलनशील हो, इसलिए डी इनमें से कोई भी नहीं जो है इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि किस में एंटीफोमिन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए एंटीफोमिन का उपयोग ब्लीचिंग में, गंध को हटाने में, जल कीटाणु शोधन में, इन तीनों में ही किया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग, ऑडर रिमूवल, वाटर डिसइंफेक्शन। इसके अलावा देखिए सतह का शुद्धिकरण, यानी कि अगर आपको जो सरफेस उसकी प्यूरिफिकेशन करनी है तो उसमें भी आप एंटीफोमिन का यूज जो है करते हैं। जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है दरअसल ये इसमें बोरेक्स का यूज जो है होता है, तो यही जो है डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो है एंटीफोमिन के यूज के लिए जाने जाते हैं। आइए हम देख लेते हैं अपना 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न में देखिए आपको क्या है, दर्रों के बारे में बताना है। पहला दिया गया है आपके सामने चांगला दर्रा। देखिए चांगला दर्रा जो है ये दरअसल लद्दाख को जो है तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद दिया गया है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद माना दर्रा। माना दर्रा आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है, क्योंकि ये उत्तराखंड को देखिए तिब्बत से जोड़ता है, और नीति दर्रा भी जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए आपका जो प्रश्न का उत्तर है उसमें 3 आना चाहिए और 4 आना चाहिए, पहला और दूसरा नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे सामने जो भी ऑप्शन है वो ऐसा नहीं है जहाँ पे सिर्फ 3 और 4 की बात की गई हो, इसीलिए डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि 4 पहाड़ियों के नाम आपके सामने दिए गए हैं, कौन सी पहाड़ी अपनी लोकेशन के आधार पर सबसे दक्षिणी पर्वत यानी कि जो सबसे साउदर्न मोस्ट हिल है वो जानी जाएगी। तो देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैपिंग से ही होते हैं। आइए इस प्रश्न को भी हम मैपिंग से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गए थे उसमें से पहली वाली कौन सी थी, तो वेनुकोंडा पहाड़िया। तो वेनुकोंडा कहाँ पर है, देखिए ये वेनुकोंडा है। इसके बाद दूसरा आपको दिया गया था पालकोंडा, तो पालकोंडा हिल्स कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तीसरा जो आपको दिया गया था वो दिया गया था शिवराय की पहाड़ियां, तो देखिए शिवराय हिल्स कहाँ पर है, ये आपकी शिवराय हिल्स है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया था सिरुमलाई की पहाड़ियां, तो सिरुमलाई की पहाड़ियां देखिए यहाँ पर है। अब क्या इन चारों को देखकर आप इनको नॉर्थ टू साउथ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर आप चलेंगे तो नॉर्थ टू आप साउथ चल रहे हो। तो सबसे साउथ देखिए प्रश्न के हिसाब से कौन सी, सिरुमलाई है ना। देखिए ऐसे तो पालानी उससे भी साउथ है, और जो दूसरी पहाड़ियां हैं आपकी कार्डमम वगैरह की वो उससे भी ज्यादा साउथ है, लेकिन जो आपकी सिरोमलाई की पहाड़ियां हैं वो देखिए सबसे ज्यादा साउथ है दिए गए ऑप्शन में से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब अपने उत्तर की ओर हम चलते हैं। से हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको क्या है सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने
1836 में कलकत्ता में की थी। दो फैक्ट आपके सामने रखे हैं, आप सोचिए क्या ये दोनों फैक्ट सही हैं जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा के बारे में दिए गए हैं। दूसरा बताया गया है 1836 में गौरी शंकर तारक बागीश के नेतृत्व में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की शुरुआत जो है की गई थी। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के कुछ सहयोगी थे, उन्होंने कलकत्ता में 1836 में जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना जो है की थी, और ये दरअसल की गई थी जो गौरी शंकर तारक बागीश थे उनके नेतृत्व में, और 1936 में की गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ से जो 1 और 2 सी आपका आंसर जो है हो जाएगा। 27 क्वेश्चन, इस बार आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी 1843 में वो स्टैब्लिश हुई थी। फिर बोला है 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय हो गया। यानी कि दो अलग अलग देखिए थी, एक थी लैंड होल्डर सोसाइटी, एक थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1851 में इन दोनों का विलय हो गया और एक नई संस्था बनी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया और हमारे दोनों ही कथन सही है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि डी जो है प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन में आपसे देखिए गलत विकल्प का चयन जो है पूछा गया है। क्या बोल रहा है, 20वीं पशुधन गणना के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है कुल पशुधन आबादी जो 2012 की गणना हुई थी उससे 4.3% अधिक है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि दरअसल ये 4.6% ज्यादा है, तो गलत पूछा है और बी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, नवीनतम कृषि के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 3 कुल तिलहन उत्पादक राज्यों का चयन जो है आपको करना है। देखिए फर्स्ट नंबर पर तो है राजस्थान, तिलहन के मामले की मैं बात कर रही हूँ। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा, तो देखिए ए जो है 2, 4, 5 ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। इस बार देखिए तीर्थंकरों के आपको नाम दिए गए हैं, उनके निर्वाण का स्थान दिया गया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो नेमिनाथ का निर्माण हुआ था दरअसल माउंट गिरनार पे। पार्श्वनाथ तो समेत शिखर सही मैच हो जाएगा। महावीर तो पावापुरी आप जानते ही है, ये सही मैच हो गया। उसके बाद वासु पूज्य देखिए चंपापुरी आएगा, तो सही यहाँ पर कौन सा मैच है, सी, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ महाजनपद दिए गए हैं, राजधानी आपको दी गई है, जो गलत है यानी कि सही मैच नहीं कर रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड, उसका आंसर जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए काशी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, वाराणसी इसकी राजधानी थी, ये तो सही मैच हो गया। कौशल देखिए अयोध्या यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसकी जो राजस्थान मतलब इसकी जो राजधानी थी, मैं आपको राजस्थान बोल रही हूँ, वो थी देखिए श्रावस्ती। ठीक है, तो कौशल की राजधानी कौन सी हो जाएगी, श्रावस्ती। उसके बाद कुरु मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी देखिए इंद्रप्रस्थ थी। और उसके बाद मत्स्य यानी कि पूर्वी राजस्थान, इसकी राजधानी देखिए विराटनगर थी। बाकी तीनों ठीक है, केवल हमारा बी गलत है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सही विकल्प का देखिए आपको यहाँ पर चयन करना है। बिंबिसार जो है वो बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो बिंबिसार थे वो बुद्ध और जो हमारे महावीर स्वामी थे उनके समकालीन थे। फिर अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में नई राजधानी की स्थापना की थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नई राजधानी की स्थापना की थी अजातशत्रु नहीं बल्कि कौन थे, उदयन थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि नंद वंश के संस्थापक द्वारा कालाशोक को मारा गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए महापद्म नंद द्वारा जो है कालाशोक मारा गया था, और महापद्म नंद ही जो है नंद राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो क्योंकि सही विकल्प का चयन करना है, पहला और तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। और देखिए पहला और तीसरा, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहीं भी दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो कई बार देखना होता है कि स्टेटमेंट तो मैच कर रही है, लेकिन ऑप्शन में वैसा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं। गलत विकल्प का जो है चयन करना है। पहला है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
फिर कृष्ण तृतीय को श्री वल्लभ की उपाधि दी गई थी। ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो कृष्ण तृतीय नहीं बल्कि गोविंद तृतीय थे जिनको श्री वल्लभ की उपाधि दी गई थी। फिर देखिए अमोघ वृष स्वयं एक महान कवि थे और उनके कवि राजमार्ग काव्य पर सबसे प्रारंभिक कन्नड़ की कृति है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो गलत विकल्प बताना था, बी गलत है, यानी इनके ऑप्शन नंबर 2 बी हमारा आंसर जो है हो जाएगा। 34 क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कुछ राजवंश दिए गए हैं और उनकी जो है राजधानियां आपको दी गई है। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र, ये ठीक है। यादव राजवंश तो देवगिरी, ये भी ठीक है। कंदम राजवंश वनवासी, ये भी ठीक है। उसके बाद पाल राजवंश मुंगेर, ये भी ठीक है। देखिए यहाँ पर सारे ही ठीक है और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जो नॉट करेक्टली मैच्ड हो, तो यहाँ पे ऑल करेक्ट जो है यानी कि ऑल राइट जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। पूछा गया है किसे 2015 में टाइगर रिजर्व की श्रेणी में अधिसूचित किया गया था। 4 ऑप्शन है, आइए बात करते हैं। देखिए बोरबाग अभ्यारण्य, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है और इसको अधिसूचित कब किया गया था, 2014 में किया गया था। पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है आपका, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये देखिए यूपी में है और इसको जो अधिसूचित किया गया था 2014 में ही किया गया था। ठीक है, मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ ना इसको ध्यान रखा कीजिए। फिर जो अमराबाद बाघ अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, ये देखिए तेलंगाना में है और ये भी 2014 में ही अधिसूचित हुआ था। अब बचा आपका राजाजी बाघ अभ्यारण्य, ये उत्तराखंड में है यानी कि यूके में, और इसको देखिए 2015 में जो है नोटिफाइड किया गया था, यही पूछा गया है, तो सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते 36 क्वेश्चन की। इस बार आपको फिर से सही विकल्प का चयन जो है करना है। तो ऋग्वेद की शाखा कथक, ये गलत है। सामवेद की शाखा मैत्रेयनी, ये भी गलत है। अथर्ववेद की शाखा तैत्तिरीय, ये भी गलत है। यजुर्वेद की शाखा कपिस स्थल, ये बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि सही विकल्प ही पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए डी जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आइए 37 क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से मेहनत करते हुए एक एक प्रश्न देखते रहेंगे। पूछा गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आधुनिक नाम आपको दिए गए हैं और प्राचीन नाम आपको दिए गए हैं। तो देखिए वतिस्ता किसका नाम है एक्चुअली, तो वतिस्ता सही नाम जो है वो है झेलम का। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। वतिस्ता है सही नाम झेलम का। विपाशा, तो विपाशा देखिए ब्यास, ये बिल्कुल सही मैच है। अस्किनी चेनाब, ये भी सही मैच है। और पुरुषनी तो रावी, ये तो आपको पता होगा, ये भी सही मैच है। तो क्योंकि सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बचती है, फिर सतलुज को एक्चुअली क्या कहा जाता था, तो सतलुज को देखिए सतुद्री, मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। तो ये देखिए बोला जाता था, बेसिकली इसको सतुद्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ चंदेल शासक दिए गए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। देखिए सबसे पहले तो आए थे यशोवर्मन, ये 925 से लेके 950 तक रहे थे। उसके बाद आए थे धंगदेव, ये 950 से 999 तक रहे थे। देन आए थे गंगदेव जो 999 से 1002 ईस्वी तक रहे थे। और सबसे लास्ट में आए थे विद्याधर जो 1003 से लेके 1035 ईस्वी तक रहे थे। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये देखिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड, ये आपसे पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करते हुए एक स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिला था, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लकड़ी का हल देखिए रंगपुर से नहीं मिला था बल्कि ये कहां से मिला था, कालीबंगा से। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा भी है तो याद हो गया होगा, है ना, कालीबंगा से। चावल के साक्ष्य देखिए लोथल से मिले थे, सही बात है। और गेंडे के वास्तविक अवशेष अमेरी से मिले थे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो गलत विकल्प कौन सा है, बी है, और बी ही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 40वें प्रश्न की बात करते हैं। पूछा है किस प्रमुख पुरातात्विक स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी। देखिए लोथल की जो खोज की गई वो की गई 1957 में, और किसके द्वारा की गई, एस.आर. राव के द्वारा। रोपड़ की खोज की बात करें तो 1955 में की गई, और किसके द्वारा, वाई.डी. शर्मा के द्वारा। धोलावीरा की जो खोज थी वो 1990 में की गई, और ये की गई जेपी जोशी और रविंद्र सिंह के द्वारा।
चहुंदड़ों की जो खोज है वो सबसे पहले 1931 में की गई और ये की गई गोपाल मजूमदार और मैकी के द्वारा। सबसे पहले पूछा है तो डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन, जो कृषि आंकड़े आए हैं उसके अनुसार पूछा गया है कर्नाटक का किन फसलों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर स्थान है। देखिए अगर ज्वार उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक का जो है इसमें पहला स्थान है, फर्स्ट है। लेकिन इसके अलावा देखिए नारियल की बात हो या फिर अरहर की दाल हो या फिर जो है अंगूर का उत्पादन हो, इसमें कर्नाटक जो है दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ से देखिए हमारा ए यानी कि आंसर जो है हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो नारियल, तूर की दाल, अरहर की दाल और अंगूर, इसमें जो है सेकंड स्थान कर्नाटक का आता है, ज्वार में जो है फर्स्ट स्थान आता है। आइए 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में कुछ कथन आपको दिए गए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। देश का जो कुल बांस धारित क्षेत्र है, बैम्बू बियरिंग एरिया जो कंट्री का है वो आपका है 1,49,443 वर्ग किलोमीटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर पूछा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुमान की तुलना में जो बांस धारित क्षेत्र था यानी कि बैम्बू बियरिंग जो एरिया था वो 10,539 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, की इसमें जो है कमी दर्ज की गई है, ये देखिए बताया गया है, यानी कि 10,549 वर्ग किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दरअसल 10,594 वर्ग किलोमीटर की कमी जो है दर्ज की गई है। तो यहाँ पे गलत विकल्प पूछा गया है तो स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है, तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 43 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का कहां से आयात होता था, आपको ये बताना है। तो सोना तो देखिए ईरान से इंपोर्ट होता था, सही बात है। तांबा बलूचिस्तान से भी इंपोर्ट होता था और राजस्थान से भी होता था, ये भी ठीक है। लापिस लाजुली अफगानिस्तान, ये भी ठीक है। उसके बाद जेड का जो इंपोर्ट है वो दरअसल खुरासान से नहीं बल्कि पामीर से होता था, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीलंका के जो है बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनका नाम है दीपवंशा और महावंशा। तो अशोक को इन दो ग्रंथों में कौन से दो नाम दिए गए हैं ये आपको बताना है। देखिए श्रीलंका के जो बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है दीपवंशा और महावंशा, इसमें देवनाम पिया और पियादसी ये नाम जो है अशोक के दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 3 और 4 यानी कि कोई भी नहीं दिया गया है, तो डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे नामों की। बुद्ध शाक्य ये कहाँ पर मिला है, तो देखिए जो मस्की का अभिलेख है ना उसमें अशोक के 2 नाम मिलते हैं, एक तो अशोक ही मिलता है, दूसरा जो है बुद्ध शाक्य मिलता है। धर्म अशोक की बात करें तो जो सारनाथ का अभिलेख था वहां पर देखिए हमारा धर्म अशोक नाम जो है इसमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि 3 और 4 केवल सही है और 3 और 4 वाला ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 2 अभिलेख खरोष्टी लिपि में जो है लिखे गए हैं, ठीक है। खरोष्टी लिपि में पूछा है, तो जो शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है और जो मानसहेरा का अभिलेख है ये देखिए खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा कलिंग अभिलेख क्यों फेमस है, तो कलिंग अभिलेख जो है इसमें लिखा गया है सभी मनुष्य मेरी संतान है, ठीक है। और कांधार अभिलेख क्यों फेमस है, ये देखिए द्विभाषीय है यानी कि यूनानी और अरमाइक अभिलेख है। प्रश्न के हिसाब से जो पूछा गया है तो शाहबाजगढ़ी और मनसहेरा ये 2 हमारे जो है प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, 3 और 4 यानी कि सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। गलत विकल्प का जो है चयन आपको करना है। अनुच्छेद 176 राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 176 जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है, यानी कि स्पेशल एड्रेस पर था कौन सा, प्रेसिडेंट नहीं बल्कि आपका कौन सा हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, ये ठीक है। अनुच्छेद 165 राज्यों के लिए महाधिवक्ता, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ये भी देखिए ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सा पूछा गया है, ए हमारा गलत है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखते हैं। गलत
गलत विकल्प का आपको चयन देखिए यहाँ पर करना है। बोला गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका गठन 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर पूछा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां जो संशोधन अधिनियम आया था 2018 वाला, इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा देखिए प्रदान किया गया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया, हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, डी जो है आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा प्रमुख दिवस हर साल सितंबर के महीने में जो है मनाया जाता है। तो देखिए 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। पूछा गया है कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से नहीं था। तो देखिए बरूद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटीन तलंग, इन तीनों ने ही देखिए 1885 में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ठीक बात है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये भी ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही सही विकल्प है, तो उपरोक्त सभी यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन, उन व्यक्तियों का आपको चयन करना है जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना से संबंधित थे। देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई 1884 में, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड कौन कौन थे, तो एम वीर राघवाचारी थे, ठीक है, बी सुब्रमण्यम अय्यर थे और पी आनंद चार्लू थे। जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि एन जोगलेकर, ये नहीं थे। अब 3 देखिए जहां जहां पर है उसको आप कट कर दीजिए, तो यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन जो है शामिल है, यानी कि 1 2 4, तो डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे रिलेटेड आपको सही विकल्प का चयन करना है। कालिदास के मालविका मित्रम में इनको नायक के रूप में उल्लेख किया गया है। इन्हें इस नाटक में विदिशा के वायसराय के रूप में भी वर्णित किया गया है। किसके बारे में ये कथन कह रहा है, तो देखिए जो मालविका मित्रम था कालिदास की रचना, बहुत महान रचना थी, इसमें अग्निमित्र जो थे वो नायक हैं और उन्हीं के बारे में कथन भी है। तो सी यानी कि जो हमारा अग्निमित्र है ये देखिए सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 53 क्वेश्चन। ये विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। पहले कहती है कि जो विमकड़ फिसस है बड़ी संख्या में उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कनिष्क जो है भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वरा घोषित किया था, ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, क्योंकि अपने सिक्कों पर स्वयं को जो महेश्वरा घोषित किया था वो भी विमकड़ फिसस ने ही किया था। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कुजूलकड़ फिसस ने सोने और तांबे दोनों प्रकार के सिक्कों पर भगवान शिव के त्रिशूल और बैल के जो है स्पष्ट चिन्हित कराए थे, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये भी देखिए विमकड़ फिसस ने ही कराया था। 2 स्टेटमेंट गलत हो गई, हमारी केवल पहली स्टेटमेंट ही ठीक है, इसलिए आंसर नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सातवाहन राजवंश के संबंध में पूछा गया है कि किस शासक को नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण और खतीय दप मानमद के रूप में जो है वर्णित किया गया है। एक ब्राह्मण का मतलब होता है एक आदित्य ब्राह्मण जिसके जैसा कोई नहीं है, और खतीय दप मानमद का मतलब वो है वो जिसने क्षत्रियों के अत्याचार और अभिमान को नष्ट किया है। ये दोनों ही उपाधियां जो हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है जिन्होंने 1006 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक जो है शासन किया था, उनके बारे में है। तो यहाँ पे क्या गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम दिया गया है, तो नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। सही आंसर कौन सा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। 55 क्वेश्चन, इस पर आपको देखिए गलत विकल्प का चयन करना है। अगस्त्य तोलकापियर इनकी अध्यक्षता में कपटापुरम में प्रथम संगम साहित्य का जो है आयोजन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल देखिए ठीक है, क्योंकि जो अगस्त्य तोलकापियर थे वो एक चेयरपर्सन बने थे और कपटापुरम में जो पहला प्रथम संगम साहित्य हुआ था उसका आयोजन देखिए इनकी ही प्रेसिडेंटशिप में किया गया था। दूसरा है नक्कीरार की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, नक्कीरार की अध्यक्षता में मदुरै में
तृतीय संगम साहित्य का आयोजन जो है किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो द्वितीय संगम साहित्य है उसको अध्यक्षता किसने प्रदान की थी। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी देखिए दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, गलत कोई भी नहीं है, तो डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन, इस बार देखिए आपको सही विकल्प का चयन जो है करना है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो देखिए विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, तो एरिबोफ्लेविनोसिस, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 इसकी कमी से देखिए पेलाग्रा हो जाता है। और विटामिन B5 पेरेंस्थीसिया, ये बिल्कुल सही मैच है, और क्योंकि सही विकल्प पूछा गया है तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जो 3 रोग या 4 रोग आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से वायु और प्रत्यक्ष संपर्क के कारण यानी कि एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से कौन कौन से रोग जो है होते हैं। देखिए जो एंथ्रेक्स है वो तो जब आप एक संक्रमित मीट के संपर्क में आते हैं तब होता है, तो ये गलत हो जाएगा। साइट्रस कैंकर जो है ये वायु के संपर्क में आने में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। डिप्टीरिया देखिए एयर और साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। इसी तरह प्लेग पे जो है वो एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर यानी कि 3 और 4 ये हमारा सही ऑप्शन है। क्या ये कहीं पर दिए हुए हैं, तो जी हाँ, सी ऑप्शन में देखिए ये दिया गया है, यानी कि डिप्थीरिया और प्लेग, तो यहाँ पर हमारा जो है सी आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। 58 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 371 ई है, इसके अंतर्गत किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए जो अनुच्छेद 371 ई है ये दरअसल आंध्र प्रदेश के अंदर, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की बात करता है। क्योंकि आंध्र प्रदेश हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए डी, इनमें से कोई भी नहीं हमारा उत्तर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में राज्यसभा में सीटों की संख्या अन्य 3 राज्यों के बराबर नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 में जो है सीटों की संख्या बराबर है, एक में अलग है। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या है 7, पंजाब में भी ये देखिए 7 है, इसके बाद झारखंड के अंदर भी ये देखिए कितनी है, 6 है, और तेलंगाना के अंदर, आई एम सॉरी, झारखंड के अंदर ये 6 है और तेलंगाना के अंदर ये कितनी है, तो ये 7 है। तो यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि 3 के अंदर सेम है, लेकिन हमारा जो झारखंड है उसके अंदर अलग है, तो यही बी यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 60वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि सितंबर के कौन से वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का किसान मजदूर प्रजा पार्टी में विलय हुआ और एक नई पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ये देखिए हुआ था सितंबर 1952 में, 1952 में, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसका किसान मजदूर पार्टी में विलय कर एक नई पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है हो गया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 61st क्वेश्चन पूछा गया है, उस राज्य का नाम बताना है जो डोलामाइट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहला फैक्ट क्या है, डोलामाइट के बारे में पूछा क्या गया है, उत्पादन में दूसरे स्थान पर। फिर पूछा गया है उस राज्य का नाम बताइए जो डोलामाइट के भंडार में प्रथम स्थान पर है। एक बार उत्पादन पूछा गया है, दूसरी बार देखिए भंडार रिजर्व्स जो हैं पूछे गए हैं। तो डोलामाइट के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, इसके बाद देखिए आता है तेलंगाना, और इसके बाद जो आता है ये आता है कर्नाटक। ये तो है उत्पादन के मामले में। अगर भंडार की बात करूं तो सबसे ज्यादा डोलामाइट के भंडार है मध्य प्रदेश में, इसके बाद देखिए ये आंध्र प्रदेश में है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर जो है भंडार हमें मिलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो तेलंगाना है, और भंडार की दृष्टि से फर्स्ट पे कौन है, तो मध्य प्रदेश है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये डी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए 62 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच जो है पूछा गया है। स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम कर्नाटक, ये तो आसान फैक्ट है, हम सबको पता है, सही हो जाएगा। जिप्सम के उत्पादन में प्रथम, तो ये देखिए उड़ीसा नहीं है बल्कि क्या है, गुजरात है।
फिर लिग्नाइट के उत्पादन में प्रथम तमिलनाडु, ये बिल्कुल ठीक है। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल ठीक है। नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ था, तो बी यहाँ पर दो जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 63 प्रश्न में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, और ये जो पावर का ट्रांसफर हुआ ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। दूसरा पूछा गया है कि उस वक्त लॉर्ड कैनिंग वायसराय या गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, आपको बताना है। तो देखिए 1857 की क्रांति हुई, और उस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला भाई तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, और जो भारत का शासन था वो दरअसल ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन ले लिया था। और ये सब जो कुछ हुआ था ये 1858 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। देखिए इस अधिनियम के आने से पहले कैनिंग जो है एक गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे। इस अधिनियम के द्वारा एक नई उपाधि वायसराय जोड़ दी गई। हालांकि इस अधिनियम में इस वर्ड का मेंशन नहीं था, लेकिन एक प्रचलित हो गया वर्ड, और लॉर्ड कैनिंग जो है फिर भारत के पहले वायसराय बने। तो इस अधिनियम के टाइम पर तो देखिए वो गवर्नर जनरल ही रहे होंगे, जैसे ही अधिनियम आ गया नई उपाधि जुड़ गई तब वो वायसराय बने होंगे, तो इसीलिए ये गवर्नर जनरल इसका आंसर माना जाएगा, और इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हम देखते हैं। 64th क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में निम्नलिखित में से किन दो नेताओं को संचार और उद्योग और आपूर्ति विभाग दिए गए थे। देखिए जो संचार था वो तो रफी अहमद किदवई को दिया गया था, और जो उद्योग और आपूर्ति विभाग है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था। तो तीसरा और चौथा ये हमारा आंसर होना चाहिए, तो आंसर नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 65 क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है। ये कह रहा है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेख है वो किसने, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, यानी कि कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी version of the original constitution had been done by the वसंत कृष्ण वैद्य। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कही गई है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा भारतीय संविधान के सुलेख थे, यानी कि क्या थे, कैलीग्राफर थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसके बाद है एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखिए सभी ठीक है, तो उपरोक्त सभी यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार आपको जो ओड विकल्प है यानी कि जो बाकियों से मैच नहीं करता है उसके बारे में बताना है। तो विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो ये हुई 1902 में। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ, तो ये 1904 में हुआ। भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम ये भी 1904, और तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन ये भी 1904। तो इसमें से और कौन सा है, 1902 वाला, जो कि विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति है, तो ये ए हमारा आंसर हो जाएगा। 67 क्वेश्चन पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, और बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय किस शहर में था। देखिए इन्होंने अप्रैल 1916 में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, और पूना में जो है तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय था। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कौन सा निकल कर आ जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन, इस बार आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है पांड्य साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह, तो कोरकाई था, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसका, पांड्य राज्यों का। दूसरा है चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह मुचिरी था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चोल साम्राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम था दरअसल पुहार। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, पुहार, उसको आधुनिक कावेरीपट्टनम भी बोलते हैं। फिर चेर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह तो टोंडी था, और साथ में जो मुचेरी है ये भी चेर साम्राज्य का ही प्रमुख बंदरगाह था। तो यहाँ पे देखिए गलत विकल्प पूछा है और केवल हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो बी हमारा यहाँ से जो है आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देश दिए गए हैं, मुद्रा दी गई है, आपको जो है गलत विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। बोत्सवाना की मुद्रा है पुला, ये ठीक है। साइप्रस की करेंसी देखिए अमेरिकी डॉलर नहीं है, साइप्रस की करेंसी है यूरो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जॉर्जिया की करेंसी है लॉरी, और इजराइल की करेंसी है शेकेल। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो बी गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन, देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। संविधान के विभिन्न भागों से संबंधित,
तो नागरिकता, नागरिकता देखिए भाग 2 के अंदर इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में देखिए भाग कौन सा आ जाएगा, आपका भाग 8 आ जाएगा। सहकारी समितियां, तो ये आ जाएगा आपका 9th बी। और अगर राजभाषा की बात करें तो ये आपका भाग 17 यानी कि सही मैच है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका गलत है वो कौन सा है, तो क्योंकि सही विकल्प पूछा गया है तो सही विकल्प केवल आपका डी है, बाकी सारे तो क्या है, गलत दिए गए हैं। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 71 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ईसवी पशुधन गणना के अनुसार गाय और भैंसों में दुधारू पशुओं की कुल संख्या लगभग कितने मिलियन होने का अनुमान है। तो ये जो संख्या है दरअसल 125.34 मिलियन जो है आकी गई है। फिर पूछा गया है पिछली जनगणना की तुलना में गाय और भैंसों में दुधारू पशुओं की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो लगभग 6% की से अधिक की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो इन दोनों ही आंकड़ों को देख के हमारा आंसर कौन सा निकल जाएगा, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। 72 क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है कि आपको देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन आपको करना है। चीन भारत के साथ 3884 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो चीन है वो भारत के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है साझा करता है। फिर बोला गया है म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। पहला गलत हो जाएगा, सेकंड और थर्ड ठीक है, तो यहाँ से बी जो है हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 73 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किन अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए एक एक करके समझते हैं। मकर रेखा जो है नामीबिया से, बोत्सवाना से, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से, मोजाम्बिक से, ठीक है, और साथ में जो मीडागास्कर है इससे होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि 3 ऑप्शन जो कि पहला, दूसरा और 5वां है ये हमारे उत्तर में आने चाहिए और ऐसा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं जो है हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ पर्वत चोटियां दी गई हैं, इनको दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर आपको जो है व्यवस्थित करना है। आइए मैप के द्वारा इस प्रश्न का हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखा देती हूँ। आइए लोकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए महेंद्रगिरी कहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये है महेंद्रगिरी। उसके बाद देखिए निमगिरी है, फिर आपका मलायगिरी है और उसके बाद पारसनाथ है। तो इसको क्या आप प्रश्न के हिसाब से जो है साउथ टू नॉर्थ लगा सकते हैं बड़े आराम से, तो लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें क्योंकि देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आना चाहिए, महेंद्रगिरी आना चाहिए। और सबसे लास्ट में कौन सा था, तो सबसे लास्ट में देखिए पारसनाथ था, उससे पहले मलयगिरी था, उससे पहले निमगिरी था। तो यहाँ से आप देखेंगे जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सटीक बैठता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है गोदावरी, कावेरी और कृष्णा जैसी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां किस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। देखिए अलग अलग अपवाह प्रतिरूप होते हैं जो एक आप कह सकते हैं एरिया के अंदर पूरे वाटर को ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो ये दरअसल क्या है, आप कह सकते हैं कि वृक्षाकार भी हो सकता है, समानांतर भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, और भी इसके तरीके हैं। लेकिन जो गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी है, इनका जो अपवाह प्रतिरूप है वो दरअसल समानांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, जिसको पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो उत्तर है वो बी हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कौन से जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और पूछा गया कावेरी नदी किस राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक में कोडंगू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और फिर पुदुचेरी के माध्यम से देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यानी कि कोडंगू और पुदुचेरी ये दो जहाँ पे होंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए में दिए गए हैं, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विकल्प करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। राज्य और शहर जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि क्या उन शहरों के नाम सही दिए गए हैं या नहीं। तो देखिए गुजरात का जसदान शहर है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद राजस्थान का कलिंजर, ये भी ठीक है।
पश्चिमी बंगाल का शाजापुर, ये देखिए गलत है। शाजापुर जो शहर है ये दरअसल आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो किसका है? ये मध्य प्रदेश का है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़, तो इसका सोनहत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ था, तो सी हमारा यहाँ से देखिए आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपसे सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, ये ठीक है। उसके बाद ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना उड़ीसा, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर श्री शैलम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश, ये भी ठीक है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, ये देखिए कर्नाटक में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? ये केरल में अवस्थित है। तो क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है, तो डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन हम देखते हैं। अगेन आपको जो है नॉट करेक्टली मैच जो है बताना है। देखिए, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नूबा जनजाति, ये देखिए मोरक्को से नहीं बल्कि सूडान से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे, सूडान से रिलेटेड है। सीमांग जनजाति मलेशिया से संबंधित है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। तो जो हमारा उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? बी हमारा उत्तर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखते हैं। गलत विकल्प का आपको देखिए चयन यहाँ पे करना है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मिसिसिपी नदी पर ग्रैंड कुली बांध है, ये देखिए गलत है, क्योंकि जो ग्रैंड कुली बांध है ये दरअसल आपका जो कोलंबिया नदी है, कौन सी वाली नदी? कोलंबिया जो नदी है वहां पर अवस्थित है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नील नदी पर असवान बांध है, ये भी ठीक है। और कोलोराडो नदी पर हूवर बांध है, ये भी ठीक है। तो गलत विकल्प कौन सा है? बी गलत विकल्प हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। 81 क्वेश्चन अगेन पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पॉलीग्राफ का प्रयोग किस लिए होता है? तो देखिए ये गलत है, क्योंकि पॉलीग्राफ का प्रयोग झूठ का पता लगाने वाला ये एक उपकरण है। फिर उसके बाद सिर्फ कैबनोमीटर, ये रक्तचाप को मापने के लिए यूज होता है, ये बिल्कुल ठीक है। जो आपका सिग्मोमेनोमीटर है ये तो मेजर ब्लड प्रेशर। फिर जो मैनोमीटर है वो गैसों के दबाव को मापने के लिए, ये भी ठीक है। ऑक्सीनोमीटर ये तो पौधों की वृद्धि को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ से हमारा जो है ए आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। पूछा गया यंग प्रत्यास्था गुणांक, यानी कि जो आपका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसमें सबसे ज्यादा जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं किस में होता है? देखिए सबसे ज्यादा होता है ग्राफीन में, देन टंगस्टन, और उसके बाद होता है टाइटेनियम और पीतल। क्योंकि चारों में सबसे ज्यादा पूछा गया है तो यहाँ से डी यानी कि ग्राफीन हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन की बात करें, कुछ कलर्स आपको दिए गए हैं और इनको देखिए तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के संबंध में आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे कम तो होती है जो वेवलेंथ वो नारंगी नीले रंग की होती है, इससे ज्यादा होती है ग्रीन कलर की, इससे ज्यादा पीले रंग की, और इससे ज्यादा होती है नारंगी रंग की। अब अगर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो आप देखिए सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? नीला रंग आएगा, फिर आएगा हरा रंग, इसके बाद पीला रंग आएगा, और दम सबसे एंड में आपका नारंगी कलर आएगा। ये ऑप्शन देखिए डी में सही दिया गया है, तो डी हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गैस में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होती है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में जो ध्वनि की चाल होती है ये करीब 213 मीटर पर सेकंड होती है, और ये इन चारों में सबसे कम है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि बी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 85 क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का आपको चयन करता है। तारों का टिमटिमाना ये घटना किस वजह से होती है? तो ये देखिए जो होती है ये अपवर्तन की वजह से होती है। फिर साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना ये किस लिए होता है? ये व्यातीकरण जिसको इंटरफेरेंस भी बोलते हैं उसकी वजह से होता है। आकाश और समुद्र का नीला रंग देखिए प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, ये सही है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर केवल 3 स्टेटमेंट है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन में देखिए सही विकल्प का चयन आपको कर स्टेटमेंट दिए गए हैं। हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी कि अगर कंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं उनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। देखिए अगर चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है तो अर्धचालक का कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ
पे देखिए समान लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट गलत होने के चांस हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी सोचकर कई बार आप जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो अर्धचालक है उनका ताप बढ़ाने पर जो उनकी प्रतिरोधकता यानी कि उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ती नहीं है बल्कि वो कम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत हो जाएगा। सही पूछा गया है तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास जो है सबसे ज्यादा है वो आपको बताना है। देखिए जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक मास होता है 24। अगर बात की जाए सल्फर की तो इसका होता है 32। अगर क्लोरीन की बात करें तो ये लगभग 35.5 होता है। और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है ये 40 होता है। तो सबसे ज्यादा पूछा गया है तो डी यानी कि कैल्शियम हमारा आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन, इनमें से देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता वाली धातु यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपको जो है बतानी है। तो देखिए टीन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो टीन है, उसके बाद नंबर 2 पे जो है लेड आता है, नंबर 3 पे हाइड्रोजन है और नंबर 4 पे जो है कॉपर है। तो हाईएस्ट रिएक्टिव वाला कौन सा है, वो टीन है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन में स्थित है। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के लियोन में है। तो यहाँ से जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड जो है पूछा गया है। तो सबसे पहला देखिए याओशांग महोत्सव, तो देखिए मिजोरम का नहीं है बल्कि ये कहाँ का है, मणिपुर का है। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा। इसके बाद नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव है, मेघालय का वांगला महोत्सव है, अरुणाचल प्रदेश का लोसार महोत्सव है, ये सारे ठीक है। तो ए यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि 1967 में 21वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में कौन से नंबर की भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तो देखिए जो 1967 का 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें जो 8वीं अनुसूची थी इसके अंदर सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जो है जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान की विशेषता निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है। कौन सी वाली, जो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो हमने आदर्श लिया है प्रस्तावना में, प्रीमेबल में, वो हमने कहां से लिया है। तो ये देखिए हमने रूसी संविधान से जो है यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट थी 2019 उसकी तुलना में वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कहती है कि 19 की तुलना में 1540 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी, 1540 वर्ग किलोमीटर। ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसीलिए इनमें से कोई भी नहीं यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार पूछा गया कार्बन स्टॉक की दृष्टि से टॉप के 3 जो स्टेट है वो आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला तो आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश और इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ जो है आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टॉप के 3 कौन कौन से हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका देखिए एमपी हो जाएगा और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जहाँ पे दिया गया हो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 1, 2 और 4 सॉरी। तो देखिए 1, 2, 4 कहीं भी नहीं दिया गया इसीलिए डी यानी कि ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि जो मैंग्रोव वन है या मैंग्रोव क्षेत्र जो है उसमें वृद्धि दर्शाने वाले जो टॉप 3 राज्य है उनमें कौन नहीं आता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमें 3 राज्य पता हो। देखिए सबसे पहला जो है वो उड़ीसा है, इसमें 8 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र है, इसमें 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, इसके अंदर 3 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश टॉप 3 में नहीं आता तो बी हमारा इसीलिए आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार
किस पूर्वोत्तर राज्य का 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वन आवरण से आच्छादित नहीं है? यानी कि कौन सा वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो फॉरेस्ट कवर से 75% का एरिया, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया कवर नहीं है? तो देखिए, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये कुछ ऐसे स्टेट और यूटीज हैं जिनका ज्योग्राफिकल एरिया 75% जो है फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तीनों का ही नाम मैंने लिया है, मतलब डी इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले 3 जिलों का आपको चयन करना है। तो देखिए, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इन तीनों में ही केवल कितनी 2-2 सीटें हैं। तो इन तीनों का ऑप्शन देखिए कौन कौन सा था, 1, 2, 3, ये ए में दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से उसका कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता है? देखिए, पहले तो आपको इस प्रश्न के लिए ये पता हो कि उत्तराखंड राज्य के कौन कौन से जिले जो है यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 5 जिले ऐसे टोटल है, ठीक है। कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अब क्या इसमें मैंने चमोली का नाम लिया है? तो नहीं, तो इसका मतलब बी यानी कि चमोली ही है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 सूचियां आपको दी गई है और इस सूची में जो नहीं मैच है सही, यानी कि जो सुमेलित ठीक नहीं है, वो आपको बताना है। तो राप्ती नदी देवरिया, ये बिल्कुल ठीक है। हिंडन नदी सहारनपुर, ये भी बात ठीक है। अच्छा, जो जौनपुर में है तो वो देखिए रामगंगा नदी नहीं है, बल्कि ये है आपकी सई नदी। यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया है सई नदी। और सोन नदी तो सोनभद्र, ये थोड़ा नाम से भी मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड है सी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम शतक करने वाले हैं, ठीक है, 100 स्कोर आपका होने वाला है। तो आइए इसी बात पे 100वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही के बारे में देखिए बताना है। तो धातु शिल्प के लिए कौन फेमस है? तो देखिए मुरादाबाद फेमस है। उसके बाद जरी सिल्क की साड़ी, इसके लिए कौन फेमस है? तो ललितपुर है। घरेलू सजावटी सामान, इसके लिए देखिए हापुड़ फेमस है। लेकिन जो सजर पत्थर शिल्प है उसके लिए बांदा ही फेमस है। और यही स्टेटमेंट हमारा ठीक है, तो डी हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। केवल 50 क्वेश्चंस और रह गए, हम मोटिवेशन को एकदम हाई बनाकर रखिए, उनको भी हम देखिए पूरा कर लेंगे और मोस्टली हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस उसके अंदर होने वाले हैं। आइए आज का हमारा 101वां प्रश्न जो है देखते हैं। आपके सामने 4 रिपोर्ट्स दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और मानव पूंजी रिपोर्ट, ये तीनों ही जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। लेकिन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये दरअसल जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 102 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विभाग न्याय के विभाग के रूप में जाना जाता था? तो दीवानी कजा जो है वो न्याय विभाग के रूप में जाना जाता था, और यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 103 क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासन काल के दौरान, इस दौरान देखिए क्या पूछा गया, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, किस केंद्रीय स्तर के अधिकारी को राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख के रूप में जाना जाता था? तो देखिए, जो बरीद मुमालिक था उसको राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अमीर मजलिस क्या होता था? ये शाही दावतें और जो त्योहार होते थे उसका प्रभारी अधिकारी था। मुशरिफ मुमालिक ये महालेखाकार होता था। काजी मुमालिक ये मुख्य न्यायाधीश होता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 104 क्वेश्चन देखिए, समितियां दी गई हैं और अध्यक्ष दिए गए हैं। ये आपकी क्या है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। आपको जो है जो सही मैच नहीं है उसके बारे में बताना है। तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, ये भी ठीक है।
संघीय संविधान समिति। देखिए, जब संघीय यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात आती है तो कोई मतलब बड़ी पर्सनैलिटी होंगी जिसको हैंडल करती होंगी, तो पट्टाभी सीतामढ़ैया तो देखिए नहीं ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी याद है तो भी आप इस गैस के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू, और ये स्टेटमेंट है क्योंकि गलत है तो इसलिए ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। कई बार ना लॉजिक्स लगा के भी हमारा उत्तर जो है निकल जाता है। 105 क्वेश्चन, जो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था, इसके अंतर्गत बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया, और उसकी सहायता के लिए एक क्या है कार्यकारी परिषद बनाई गई। इस कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे आपको जो है ये बताना है। तो देखिए, इसमें थे टोटल 4 सदस्य, तो सी जो है ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ये इसीलिए जाना जाता है कि बंगाल के गवर्नर को दरअसल बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नॉमिनेट यहाँ पर कर दिया गया था। 106 क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है किस अधिनियम के द्वारा जो कलकत्ता के सभी निवासी थे, ठीक है, उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। ये था आपका 1781 का संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 107 क्वेश्चन, पूछा गया है कि जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था उसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था। इसमें कितने 30 सांसद जो है शामिल थे। पूछा गया है इन 30 में से कितने जो है लोकसभा से थे और कितने जो है राज्यसभा से थे। देखिए, 20 सदस्य लोकसभा से थे और 10 थे राज्यसभा से, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था PC चाको। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 20:10 का रेशो। 108 क्वेश्चन, इस बार देखिए कुछ स्टेटमेंट दी गई है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, लोक लेखा समिति इनके जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो दरअसल लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जो है की जाती है। किनके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। आपने अपने पॉलिटी में ये पढ़ा भी होगा। उसके बाद देखिए, लोक लेखा समिति यानी कि जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो जो रिपोर्ट तैयार करती है उसको लोकसभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि सही विकल्प पूछा गया है, तो बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 109वां। इस बार आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कहना है भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए भारत की संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, यस इट इज मैंडेटरी। फिर कह रहा है संघीय बजट को तैयार करने में, उसे संसद के सामने पेश करने में जो वित्त मंत्रालय का आर्थिक न्याय विभाग है, आर्थिक कार्य विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो उत्तरदायी होता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। गलत पूछा है, कोई भी गलत नहीं है, तो डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। 110वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो 18 दिसंबर को लोकसभा ने खारिज कर दिया था। आपको बताना है कौन सा वर्ष था वो, ठीक है, यानी कि 18 दिसंबर को कौन सा वो वर्ष था जब इसको लोकसभा ने जो है खारिज कर दिया था। तो देखिए, जो आपका 1954 है, 1954 है ना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। 111वां क्वेश्चन देखिए, जो नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत 80% से अधिक अपनी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो 3 सोर्स के द्वारा पूरा करता है। आपको ये बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन इन टॉप की 3 सोर्सेस के अंदर नहीं आता। देखिए, भारत की जो अधिक ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो 3 ईंधन से पूरी होती हैं। पहला है कोयला, उसके बाद है तेल, और फिर आपका जो है सोइल बायोमास है। लेकिन जो पवन ऊर्जा है वो इन टॉप 3 में नहीं आता, और यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 112 क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखिए, ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों से पूछा गया है कि जो लघु पन विद्युत है यानी कि जो आपके स्मॉल हाइड्रो पावर्स हैं उनकी क्षमता की दृष्टि से टॉप के 3 राज्यों के नाम जो है आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, शीर्ष से तीसरा राज्य आपको बताना, तो मतलब टॉप 3 अगर आपको पता होंगे तो थर्ड नंबर का आप बता पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे आता है कर्नाटक, ठीक है, इसके बाद जो आता है ये आता है हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद देखिए महाराष्ट्र आता है। क्योंकि तीसरे नंबर का पूछा है तो यहाँ पर ए यानी कि महाराष्ट्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 113वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र में
वर्ष 2020 में उपयोगिताओं के आधार पर बिजली का जो उत्पादन की स्थापित क्षमता थी वो सबसे अधिक थी। देखिए, जो अगर हम क्षेत्रवार बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमताओं के बारे में बात करें तो जो पश्चिम में थी ये थी 35%, उसके बाद दक्षिण की बात करें तो 28% थी, उत्तर की बात करें तो ये करीब थी आपकी 25%, ईस्ट यानी कि पूर्व की बात करें तो 11% थी, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो काफी कम थी ये और केवल 1% थी। सबसे ज्यादा पूछा है तो पश्चिम यानी कि 35% जो है आपका आंसर हो जाएगा। 114वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो पुरुष साक्षरता दर है वो 60% से भी ज्यादा है। तो देखिए, जो 60% से ज्यादा है वो तो इन चारों ऑप्शन में से बनाइयो, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पर है। इसके बाद देखते हैं 115वां क्वेश्चन। देखिए, 2011 से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब 2011 की जनगणना से रिलेटेड सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। भारत में जो लिंगानुपात था वो 943 था, बिल्कुल ठीक है। भारत की सकल प्रजनन दर यानी कि जो आपकी ग्रोस फर्टिलिटी रेट था वो 2.4 था, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो सी यानी कि 1 और 2 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जो शीर्ष के 2 राज्य थे उनके नाम बताइए। देखिए, सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई थी नागालैंड में, और ये तो माइनस में ही देखिए वहां पर चली गई थी। इससे थोड़ी सी ज्यादा थी केरल में, लेकिन फिर भी काफी कम थी, ये थी 4.9%, और इससे फिर थोड़ी सी ज्यादा थी गोवा में, ये करीब 8.2% थी। क्योंकि टॉप के 2 पूछा है तो नागालैंड और केरल ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही उत्तर हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन इस बार इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है, बोल रहा है कौन सा जो उत्पाद है वो टॉप 5 जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारे प्रोडक्ट है उसमें शामिल नहीं है। तो जिन कृषि उत्पादों का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें टॉप के 5 कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखिए समुद्री उत्पाद है, मराइन प्रोडक्ट्स है। उसके बाद चावल है, लेकिन वो चावल कौन से वाले, बासमती के अलावा वाले। तीसरे नंबर पर देखिए मसाले आते हैं, और चौथे नंबर पर जो है, 4th नंबर पर वो आती है चीनी। और अगर 5वें नंबर की बात करूं तो जो भैंस का मांस है वो इसके अंदर आता है। तो आपने देखा टॉप 5 के अंदर बासमती चावल नहीं आते, इसका मतलब बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है, बोला है सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह को आकर्षित करने वाले टॉप का जो 4th वाला क्षेत्र है वो बताना है। यानी कि कुछ सेक्टर्स है जहां पे एफडीआई आता है, आपको बताना है सबसे ज्यादा एफडीआई आने वाला जो 4th नंबर का सेक्टर है वो बताइए। देखिए, जो सबसे ज्यादा एफडीआई आता है 1st नंबर पे वो है तो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नंबर 2 पे ये देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग में आता है। तीसरे नंबर पे ये सेवा क्षेत्र में आता है। 4th नंबर में देखिए ट्रेडिंग पे आता है। तो 4th नंबर पूछा हुआ इसलिए डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 119वां क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कौन सा जो देश है वो 21, 22 अप्रैल नवंबर में टॉप के जो हमारे 10 एक्सपोर्ट वाले क्या थे डेस्टिनेशन थे उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए टॉप 10 कौन कौन से, मैं एक बार बोल देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात है। देखिए मैं एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ, टोटल ट्रेड की या इंपोर्ट की बात नहीं कर रही। तो एक्सपोर्ट में 1st नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर बांग्लादेश, फिर हांगकांग है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है, यूके है, बेल्जियम है, जर्मनी है। मैंने जितने भी नाम लिए क्या इसमें मैंने स्विट्जरलैंड का नाम लिया? नहीं, इसका मतलब ये टॉप 10 में नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न देखिए, देश भर में एक वर्ल्ड लेवल का बुनियादी ढांचा मिले, इसके लिए 2020 से लेके 2025 के दौरान एक क्या है राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन शुरू की गई है। कितने करोड़ रुपए के लिए ये शुरू की गई है आपको ये बताना है। तो जो 111 लाख करोड़ है यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 121वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नीति है उसको 2021 में
कौन से महीने में अधिसूचित किया गया था? देखिए, जो हमारी न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है, इसको 4 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ से बी यानी कि फरवरी हमारा आंसर हो जाएगा। 122वां प्रश्न, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई है, गलत विकल्प का आपको देखिए चयन करना है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है 10वें नंबर पे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है इंडिया कंट्री है 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड वाली। फिर ये कह रहा है 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत 2020 में दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में काफी ढंग से कवर हुई थी, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा क्योंकि गलत विकल्प पूछा गया है और तो हमारा नन ऑफ दीज जो है इस पे गलत विकल्प हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना जो है अगला प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि जो हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। अनुराधा शर्मा पुजारी, ये देखिए जो है असमिया से संबंधित है। उसके बाद ब्रत्या बसु, ये बंगाली से ही संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मवादई गहाई, अगर इनकी बात करें तो ये देखिए बोडो से संबंधित है। और जो राज राही है वो डोंगरी से संबंधित है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? बी हमारा ठीक है, ब्रत्या बसु बंगाली। आइए 124वें प्रश्न को देखते हैं। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में जो चंद्र प्रकाश गोयल हैं, उनको वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव पर्यावरण के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि जो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है वो HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये जो योजना है इसको दरअसल लॉन्च किया गया है जो आपका इंड बैंक है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी स्टेटमेंट सही कौन सी है? केवल पहली, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 125वें प्रश्न की। सही विकल्प का देखिए आपको चयन करना है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मिनिमस दिखने वाली दुनिया का पहला जो डुअल मोड वाहन है वो जापान शहर के क्योटो में पेश किया गया है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिमिलर लगने वाले नेम है। दरअसल ये जापान का जो काइयो है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, यहाँ पर बेसिकली पेश किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में साइप्रस के पूर्व राष्ट्रपति कोरोलोस पापोलियास का निधन देखिए हो गया। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि दरअसल ये जो राष्ट्रपति थे ये थे ग्रीक के। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा भी नहीं है, तो डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अतुल कुमार गोयल हैं उनको पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा गया है वो इससे पहले किस बैंक में जो है पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, तो ये थे देखिए यूको बैंक में। तो इसका मतलब सी जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है किसे भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है VS पठानिया। उसके बाद पूछा गया है कि हाल ही में वस्तु और सेवा कर परिषद की कौन सी बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। जिस टाइम ये पेपर सेट हुआ था उस टाइम पे आपकी जो है 46वीं बैठक हुई थी। तो यहाँ से हमारा VS पठानिया और 46वां ये दोनों कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 128वां प्रश्न पूछा गया है हाल ही में किसने ग्रीन इन्वेस्टमेंट और एलिस इंडिया में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? देखिए टेक महिंद्रा ने ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स और एलिस इंडिया में 100% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो टेक महिंद्रा 100% जहां पर है वही हमारा सही आंसर है। तो कहाँ दिया गया है ये देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर डी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 129वें क्वेश्चन की। पूछा गया है हाल ही में किस देश ने एक फ्रिगेट से 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली लगभग कितनी नई त्रिशूल कोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? देखिए देश तो है वो रूस, जिसने एक फ्रिगेट से 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली लगभग 10 जो है नई त्रिशूल कोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। मतलब यहाँ से सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
130वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में दीपक रजावत को विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। तो ये देखिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि विस्तारा एयरलाइंस के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो दरअसल विनोद कन्नन को, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विनोद कन्नन को जो है चुना गया है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि हाल ही में 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों अभ्यास, जिसका नाम है मिलन 2022, उसका 11वां संस्करण की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गई है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये जो मेजबानी है ये भारत को सौंपी गई है। तो यहाँ से जो हमारी स्टेटमेंट है वो कौन सी सही हो जाएगी? कोई भी नहीं। तो मतलब डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसका चरण 2, इसके बारे में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में, ठीक है, जो रैंक मिली है उसके बारे में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में तेलंगाना पहले स्थान पर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई। द्वितीय स्थान पर देखिए तमिलनाडु है। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, और जो 17वां स्थान है वो गुजरात को मिला है। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट ही ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। 132वां क्वेश्चन पूछा है कि जो एप्पल है उसको शेयर बाजार मूल्य कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो देखिए एप्पल का शेयर बाजार मूल्य जो है ना वो 3 ट्रिलियन डॉलर लगभग पहुंच गया है, और ऐसा वो दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। फिर पूछा गया है कि कहाँ के विश्व प्रसिद्ध राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी रिचर्ड लीकी का हाल ही में निधन हो गया है। ये देखिए केन्या के थे। तो यहाँ से हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? देखिए दोनों ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। नए साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम लोसार महोत्सव को मनाया जाता है। देखिए हमने कितनी बार पढ़ा है कि जो लोसार महोत्सव है तिब्बत से संबंधित है, और देखिए प्रश्न में खुद तिब्बती बौद्ध धर्म लिखा गया है। तो जम्मू कश्मीर आप एक याद कर सकते हैं कि यार ये ऑप्शन तो गलत होगा, तो ये बिल्कुल सही आपने सोचा, ये गलत है, क्योंकि तिब्बत इसका सही आंसर होगा। फिर बोला है उड़ीसा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त होने वाला राज्य का पहला जिला जो है घोषित किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी सेकंड स्टेटमेंट ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 134वां प्रश्न। इस बार आपको देखिए गलत विकल्प का चयन करना है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो मिला है दरअसल ये मिला है आपके PR, ठीक है, क्या नाम है इनका? PR श्रीजेश। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यानी कि PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा जो है चेन्नई सुपर किंग्स मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए 76,000 करोड़ रुपए के साथ देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया है, पहली स्टेटमेंट गलत है, तो ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 135वां क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन चिकित्सा टेली कंसल्टेशन सेवा के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो ये जो अच्छी बहुत पहल है ये दरअसल रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 136वां प्रश्न। पूछा गया है हाल ही में किस विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर ने टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब जीता है? तो देखिए जो विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन, उन्होंने टाटा स्टील शतरंज 2022 जो है जीता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसने जो है टॉप का स्थान हासिल किया है? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दरअसल काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप का स्थान हासिल किया है। हमारे दोनों ऑप्शन देखिए कहाँ मैच कर रहे हैं, सी में कर रहे हैं, तो सी हमारा उत्तर
हो जाएगा। 137वां प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत जो है की गई है। ये की गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी। 138वां क्वेश्चन किसे सीएसबी बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए पर्ले मंडल को नियुक्त किया गया है। फिर पूछा गया हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी का निधन हो गया, कौन से नंबर के थे वो? तो ये देखिए 35वें मुख्य न्यायाधीश थे रमेश चंद्र लोहाटी। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? सी हमारा उत्तर हो जाएगा। 139 क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको गलत विकल्प बताना है। तो हाल ही में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तो ये गलत है क्योंकि ये देखिए विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विशाखापत्तनम में आयोजित कर रहे हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि ये आयोजित हैदराबाद में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है ना, दोनों स्टेटमेंट के अंदर इन दो फैक्ट्स को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। कई बार ना इस तरह जो एग्जामिनर है वो आपको तंग करता है, तो आपको थोड़ा सा ना कैच करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। बस हमारे बहुत थोड़े से क्वेश्चन रह गए, आइए उनको भी देख लेते हैं। 140वां प्रश्न क्या कहता है? ऋचा मिश्रा द्वारा लिखित जो पुस्तक है अनफिल्ड बैरल इंडियन ऑयल स्टोरी, उसको जल्दी ही जो है पब्लिश किया जाएगा। वो किस समाचार पत्र की पत्रकार है? तो द हिंदू बिजनेस लाइन की वो देखिए क्या है, पत्रकार है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 141वां प्रश्न कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये आपको बताना है, यानी कि जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स हैं ये किस राज्य ने आपको पहले दिए हैं? तो देखिए ये है केरल। कौन सा है? तो ये है आपका केरल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला पेपरलेस विधानसभा राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है देखिए नागालैंड। आइए देखते हैं दोनों ही ऑप्शंस कहाँ पे हमारे मैच हो रहे हैं। तो बी में हो रहे हैं, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। दोनों ही जो प्रश्न है ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 142 क्वेश्चन की। हाल ही में 24 मार्च को जो विश्व क्षय रोग दिवस है, यानी कि जो आपका वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है वो मनाया जाता है। इस बार की मुख्य थीम क्या थी? तो देखिए इस बार की मुख्य थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 143वां क्वेश्चन, इसमें कहा है कि वित्त वर्ष 22-23 के लिए विश्व बैंक ने अपनी जो द्विवार्षिक दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट है उसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को घटा दिया है, और घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये देखिए उन्होंने 8% कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 144वां प्रश्न, हाल ही में देखिए किसने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव हेतु स्वदेशी तकनीक की खोज के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने साइन किए हैं ये बताना है, और कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ किए हैं ये आपको बताना है। तो देखिए भारतीय जो वायु सेवा है, ठीक है, वायुसेना जो है उन्होंने साइन किए हैं, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ जो है साइन किए हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 145 क्वेश्चन। गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए स्टेटमेंट तो ये ठीक है, लेकिन वो दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड कह रहा है कुवैत 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान बन गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, गलत बताना था, पहला गलत है, तो ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 146। ये कहता है कि जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी है वो किस देश को सौंपी गई है? तो देखिए भारत को ही मेजबानी सौंपी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
फिर कह रहा है कि इस स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की टीमें जो है भाग लेगी, कौन सा देश इसमें से नहीं है? तो देखिए केन्या नहीं है, तो यहाँ से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात करते हैं 147वें क्वेश्चन की। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लोक निर्मला सम्मान 2022 जो है प्रदान किया गया है? तो जो वरिष्ठ लोक गायिका है शारदा सिन्हा, इनको देखिए 30 मार्च 2022 को ये लोक निर्मला सम्मान जो है प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। 148वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा राज्य हाल ही में दिए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत जल संरक्षण की दिशा में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के टॉप 3 राज्यों में शामिल नहीं है? आपको ये बताना है। तो मतलब टॉप 3 राज्य कौन कौन से, ये पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्थान इसमें मिला है उत्तर प्रदेश को, इंपॉर्टेंट है। दूसरा मिला है राजस्थान को, तीसरा मिला है तमिलनाडु को। इसका मतलब हिमाचल टॉप 3 में नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 149 क्वेश्चन देखते हैं। 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्य के कौन से जिले में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कौन से वार्षिक सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो 73वां वार्षिक सम्मेलन था उसको आयोजित किया गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी आयु तक के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है? ये अभियान की शुरुआत कहाँ की है ये बताना है, कितने साल के बच्चों के लिए किया है ये बताना है। तो देखिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए ऐसा किया है और गोरखपुर से उन्होंने पल्स पोलियो अभियान की जो है शुरुआत की है। तो यहाँ से आपका प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी जो है हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बहुत मेहनत से इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आप सफल जरूर होंगे। मेरी पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत जल्द एक नया टेस्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बहुत ज्यादा नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।